I'm going to present on radioactivity. So first of all, this is the table of contents, and these topics will be covered in my presentation. First of all, introduction to the radioactivity. What is radioactivity? Radioactivity is the spontaneous emission of radiations from the unstable nuclei, and now comes to the historic background of radioactivity. Who discovered the radioactivity first? Henry Becquerel in 1896 discovered the radioactivity when he was working on his uranium salts. He found out that without sunlight, the uranium salts darken the photographic plates. इसने नोट किया कि जो फोटोग्राफिक प्लेट्स होती हैं उनको बगैर सनलाइट के वो जो यूरेनियम सॉल्ट है वो फिर भी उनको डार्किंग कर रहे हैं, तो उसने उस पर काम किया। उसके बाद उसने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियर होते हैं वो रेडियो एक्टिविटी डीके करते हैं। उसके बाद इस पर फर्दर काम किया मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी में, और 1903 नोबेल प्राइज ऑफ द ईयर अवार्ड जो मिला है वो मिला है रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर करने पे, वो मिला है इन तीनों के बीच में शेयर हुआ था, हेनरी बैकरेल, मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी। Then comes why radioactivity occurs. Radioactivity occurs due to the heavy nuclei. जो न्यूक्लियस होते हैं उनके बीच में जैसे प्रोटॉन है, when a nucleus is made, protons combine together. जब प्रोटॉन कंबाइन होते हैं, you all know that same charges repel each other. जो same charges होते हैं एक दूसरे को repel करते हैं। When there is a nucleus and it is very small size, तो उसके अंदर प्रोटॉन जो है वो किस तरह से रह सकते हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन उसको रिपेल करने से रोकने के लिए एक फोर्स होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो उन्हें रोकती है कि वो एक दूसरे से रिपेल नहीं हो, जो उन्हें एक न्यूक्लियस में बाइंड करके रखती है। तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, जब वो कम हो जाती है, जब प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम कर लेंगे ऑब्वियसली। जब वो ओवरकम कर लेते हैं तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, तो उसे अनस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए वो रेडियोएक्टिव डीके के अंदर जाते हैं। एक और उसका जो नेक्स्ट वो है वो इम्प्रॉपर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। एक और रीजन ये है रेडियोएक्टिविटी का कि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का जो रेशो है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो वो स्टेबल नहीं होता। जो लाइट न्यूक्लियर होते हैं उनके लिए न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो वो 1 होना चाहिए अंडर 20 जिनका मास होता है, सही, जिनका 20 से मास ज़्यादा होता है और 82 के नीचे होता है, तो वो जो होते हैं उनके अंदर जो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का रेशो होना चाहिए 1.2 से लेके 1.4, और 82 से अब जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। मोस्ट ऑफ द जनरली उनको रेडियो एक्टिव डीके में जाते हैं। लॉन्ग टर्म का भले रेशियो जो है 1.5 चला जाए, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम 238 जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लेकिन उसका जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो होता है वो क्या है 1.52 है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि जो 82 से अबव है उनका वो रेडियो एक्टिव डीके में जाएंगे, फिर फर्क नहीं पड़ता कि उनका रेशियो क्या है। उसके एक और उसका ये है कि एक्सेस न्यूक्लियर एनर्जी। उसका एक और पॉइंट ये है कि रेडियोएक्टिविटी होती क्यों है, उसका रीजन ये है कि एक्सेस न्यूक्लियर एनर्जी। जब ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी होगी तो हर चीज़, एवरी सिस्टम वांट्स टू गेट द स्टेबिलिटी, और वो स्टेबिलिटी कैसे आती है, हर चीज़ चाहती है कि अपनी एनर्जी लोवेस्ट पॉसिबल लोवेस्ट लेवल तक ले जाऊँ, तो वो पॉसिबल लोवेस्ट लेवल तक जाना चाहते हैं। तो इस वजह से वो एक्सेस न्यूक्लियर एनर्जी को गेट रिड ऑफ दैट एनर्जी दे अंडरगो द रेडियोएक्टिव डीके। Then comes binding energy. What is binding energy? How it is connected to the nucleus radioactivity. Binding energy जो है वो इस तरह से connected है. When there is low binding energy per nucleon, there nucleus will be unstable. Then when the nucleus will be unstable, it will release the radiations. This is how the binding energy is connected to the radioactivity. And what is binding energy? Binding energy is the energy that holds the nucleons into a nucleus that I already told the strong nuclear force. Then comes the types of radioactive decay. There are 3 types of radioactive decay: alpha decay, beta decay, and gamma decay. First of all, I have alpha decay. Alpha decay वो प्रोसेस होता है जिसमें हीलियम न्यूक्लियर जो होता है, जिसका एटॉमिक मास जो होता है वो 4 होता है और एटॉमिक नंबर होता है 2, वो रेडिएट होता है किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियस से, तो उसे हम कहेंगे अल्फा डीके। उसके बाद उसकी हमारे पास जनरल इक्वेशन भी दी गई है। यहाँ पे x जो शो कर रहा है वो किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियस को शो कर रहा है। उसके बाद उसका मास बताया हुआ है a जो है, और z जो है उसका एटॉमिक नंबर है। z जो है उसका मास है, a जो है एटॉमिक नंबर है। तो उसमें बताया गया है कि जो y में जब कन्वर्ट होगा
वो एलिमेंट जब अल्फा पार्टिकल रिलीज करेगा तो वो नेक्स्ट उसमें कन्वर्ट हो जाएगा किसी और एलिमेंट में। उसके साथ में हमारे पास अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा, उसके अलावा एनर्जी क्यू जो है वो एनर्जी को शो कर रहा है कि एनर्जी भी शो होगी। हमारे पास एग्जांपल भी है कि यूरेनियम किस तरह से यूरेनियम 238 जो आइसोटोप है वो किस तरह से अल्फा डीके करता है। तो उसके अलावा जब वो अल्फा डीके करता है तो वो थोरियम में चेंज हो जाता है, थोरियम 234। हमें जिस तरह से पता चला कि यहाँ पे इसका जो मास है वो 4 से डिक्रीज हो गया और जो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से डिक्रीज हुआ है। और उसके अलावा हमारे पास हीलियम पार्टिकल है, ये हीलियम न्यूक्लियर है, उसके अलावा एनर्जी भी हो रही है। और नीचे चेंजेस लिखे हुए हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। ये एग्जांपल है हमारे पास के हुआ। दिस इज द सीरीज व्हेन जिस तरह से मैंने बताया 238 जो है यूरेनियम, ये जब अल्फा डीके करता है तो ये चेंज होता है थोरियम में। थोरियम में चेंज होगा लेकिन थोरियम भी अनस्टेबल न्यूक्लियर है, फिर वो ऐसे सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक वो एक स्टेबल उसमें नहीं आ जाए। तो 82 से जो डाउनवर्ड है वो स्टेबल होते हैं। तो वो स्टेबल जो होते हैं तो फिर उसमें ये आ जाता है लीड जो आ जाता है लीड 206। देन कम्स बीटा डीके। बीटा डीके जो होता है उसकी फर्दर 2 टाइप्स आती हैं। बीटा डीके में हमारे पास एक या तो पॉजिट्रॉन रिलीज होता है या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। बीटा डीके जो है वो रेडियोएक्टिव डीके की टाइप है। पहले हम पढ़ेंगे बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस डीके में जो होता है वो अनस्टेबल न्यूक्लियस जो होता है, अनस्टेबल किस वजह से होता है, जो इसका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो है वो चेंज होता है, उसकी वजह से जो अनस्टेबल होता है वो बीटा डीके में जाता है। और जो हेवी न्यूक्लियस होता है वो अल्फा डीके में जाके जाता है। तो बीटा डीके में जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल भी है और यहाँ पे पहले बीटा डीके में हमें बताया गया है कि ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है एंटी न्यूट्रिनो और एनर्जी। हमारे पास जनरल इक्वेशन भी है और एग्जांपल भी। मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कार्बन का आइसोटोप है, आइसोटोप है 14, इसका जो एटॉमिक मास है वो 14 है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो इसका जो रेशियो है वो प्रॉपर नहीं है, तो वो 1 से ज़्यादा है। तो इसको रेशियो को प्रॉपर करने के लिए वो जाता है बीटा डीके में, बीटा माइनस डीके। तो जब वो बीटा माइनस डीके करता है तो हमें पता है कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन वो चेंज जो न्यूट्रॉन है वो एक्स्ट्रा होता है हमारे पास। वो न्यूट्रॉन चेंज होता है हमारा प्रोटॉन में। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा तो चार्ज को कंजर्व करने के लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। इलेक्ट्रॉन के साथ हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होगा। एंटी न्यूट्रिनो इसलिए रिलीज होता है, उसका स्पिन नंबर जो होता है जिसे हम कहते हैं रोटेशनल एक्सीलरेशन, उसको कंजर्व करने के लिए, एक्सीलरेशन को कंजर्व करने के लिए। उसके अलावा एनर्जी कंजर्व भी होती है, एनर्जी जो एक्स्ट्रा निकलती है। उसके अलावा हमारे पास देन कम्स बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके की भी हमारे पास इक्वेशन है कि किस तरह से ये जो सोडियम है इसका जो ये आइसोटोप है वो जाता है बीटा प्लस डीके में। तो उसमें एक प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में। उसमें हमें एक पॉजिट्रॉन निकलता है, उसमें से पॉजिट्रॉन रिलीज होता है। उसके अलावा न्यूट्रिनो रिलीज होता है। न्यूट्रिनो सेम चीज़ों को कंजर्व करते हैं और एनर्जी रिलीज होती है हमारे पास। देन कम्स गामा डीके। गामा डीके जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से न्यूक्लियर होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं तो वो जाते हैं गामा डीके के अंदर। तो गामा डीके, अल्फा डीके और बीटा डीके जब होता है तो उसके बाद हमारे पास जो एक्सेस एनर्जी जो मैंने क्यू की फॉर्म में लिखी हुई थी वो उस एटम में रह जाती है। तो वो एनर्जी उसको गेट रिड ऑफ दैट एनर्जी दिस गामा डीके हैपेंस। जिस तरह से हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है वो है, इसका एटॉमिक नंबर है 27 और 60 इसका एटॉमिक मास है। तो उसके बाद एग्जांपल में राइट साइड पे देखें आप इक्वेशन के कोबाल्ट से उससे पहले स्टार था, वो स्टार उसकी एक्सेस एनर्जी शो कर रहा था। उसके बाद जब इस तरफ हम आ गए तो इस तरफ उसकी एक्सेस एनर्जी खत्म हो गई। वो एक्सेस एनर्जी किस फॉर्म में गई, फोटॉन से। जो फोटॉन्स होते हैं वो एनर्जी कैरी करते हैं, एनर्जी कैरियर्स उन्हें हम कहते हैं। तो हाई एनर्जी फोटॉन्स रिलीज होते हैं इसमें गामा डीके में। और ये तीनों रेडियोएक्टिव डीके का कंपैरिजन है कि उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं। पहले अल्फा डीके में हमारे पास हीलियम न्यूक्लियस रिलीज होता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं बीटा माइनस डीके में, बीटा प्लस डीके में पॉजिट्रॉन, गामा डीके में फोटॉन रिलीज होता है। हीलियम जो होता है वो हैवी होता है, चार्ज उसकी +2 होती है, मास उसका हैवी होता है जो कि पहले पता है। और उसके अलावा जो चेंज आता है नंबर में जब अल्फा डीके होता है तो -4 आता है एटॉमिक मास में, सही है। उसके बाद एटॉमिक नंबर में +2 का वो आता है। इसकी हीलियम न्यूक्लियर जो है इसकी आयनाइजेशन जो पावर है वो ज़्यादा है, वो आयनाइज कर सकता है किसी भी चीज़ को क्योंकि ये हैवी होता है। उसके अलावा पेनिट्रेशन पावर बहुत लो है, ये पेपर तक पेनिट्रेट नहीं कर सकता। देन कम्स बीटा माइनस
और बीटा माइनस और प्लस की सेम चीज़ें हैं, बस इनमें चार्ज का फर्क है। और स्पिन वगैरह इनका सब कुछ सेम होता है, और चार्ज जो है उसका प्लस होता है पॉजिट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का होता है माइनस। और उसके बाद आता है हमारे पास फोटोन से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी जो एलिमेंट होता है उसकी सिर्फ एक्सेस एनर्जी निकलती है, उसके मास और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर पे। और इसकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो वेरी हाई होती है, इवन इट कैन पेनिट्रेट थ्रू द डायमीटर ऑफ अर्थ। दिस इज द कंक्लूजन। रेडियो एक्टिविटी जो है नेचुरल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यह हर चीज़ से किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। जिस तरह से टेम्परेचर है, प्रेशर है, इन चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं है। फिजिकल स्टेट्स जो है इसकी एक्सटर्नल फिजिकल स्टेट्स ऑफ एनी एलिमेंट। उसके बाद आता है हमारे पास, और ये हम जब अंडरस्टैंडिंग रेडियो एक्टिविटी के एक्सपेंस न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, एनर्जी एंड रेडिएशन इफेक्ट्स, जिस तरह से कि वो हेनरी बेकलैंड ने फाउंड आउट किया कि वो फोटोग्राफिक प्लेट्स जो होती हैं वो डार्क क्यों हो जाती हैं। Any questions? What do you mean by the daughter elements? डॉटर एलिमेंट्स सर, जब कोई भी रेडियो एक्टिव डीके होता है तो उसके बाद जब एलिमेंट चेंज हो जाता है तो वो जो एलिमेंट न्यू एलिमेंट बनता है जैसे अल्फा और बीटा डीके में, उसे हम डॉटर एलिमेंट कहते हैं। What do you mean by the half life of element? हाफ लाइफ ऑफ एलिमेंट सर, हाफ लाइफ वो होती है जब कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, जब वो रेडियो एक्टिविटी करता है ना, उसकी जो जिस तरह से कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसके जब आधे जो नंबर है ना न्यूक्लियस के, वो खत्म होने में जितना टाइम लगेगा उसे हाफ लाइफ कहते हैं।